गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बेटा, हम लोगों ने जर्नल के चैप्टर में कुछ जर्नल एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आप लोगों को याद हो, हमने इलस्ट्रेशन 22 तक किए थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को करें इलस्ट्रेशन 23, जिसमें कह रहे हैं पास जर्नल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजिशंस। आपके सामने जो ट्रांजिशंस दी गई है, उन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास कीजिए। जर्नल फॉर्मेट आपने बनाया डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट एंड अमाउंट क्रेडिट। फॉर्मेट आपका हो गया। अब इसके बाद जो ट्रांजिशंस आपको दी गई है, उन ट्रांजिशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री पास करनी है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन 2017 2 मार्च को दिया गया। ईयर आपने एक बार नोट डाउन कर लिया, 2017 2 मार्च। 2 मार्च फर्स्ट ट्रांजिशन है, जिसमें कह रहा है कि परचेज एन आयरन सेफ फॉर बिजनेस फॉर ₹1 लाख, पेमेंट मेड बाई चेक। देखो, ये कह रहा है कि बिजनेस के लिए एक आयरन सेफ, लोहे की तिजोरी खरीदी। अब देखो बेटा, जैसे एक चीज का ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको एक पर्टिकुलर नेम से दिखाया जाता है, पर्टिकुलर ग्रुप में दिखाया जाता है। आप लोग देखो, आपका घर है, उसमें अलग अलग सेगमेंट है। एक किचन है, ड्राइंग रूम है, बेडरूम है। तो किसी भी बंदे को आप ये कहोगे कि मेरे पास एक घर है, या फिर आप किसी भी बंदे को ऐसे बोलते कि भाई मेरे पास एक ड्राइंग रूम है, मेरे पास एक किचन है, मेरे पास एक बेडरूम है, ऐसे तो नहीं बोलते, क्योंकि ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम ये सारे घर का पार्ट है। इसी प्रकार हम लोग अपने ऑफिस में टेबल खरीदते हैं, चेयर खरीदते हैं, स्टूल परचेज करते हैं, तो वो सारे किस चीज में ना जाने जाते हैं, किस नाम से दिखाए जाते हैं? उन सबको कहा जाता है फर्नीचर। फर्नीचर जब वर्ड यूज कर दिया तो उसमें ये सारे आइटम आ गए, टेबल भी आ गई, चेयर भी आ गई, स्टूल भी आ गई, डेस्क भी आ गई। तो इसी प्रकार से जैसे ये कह रहे हैं कि हमने आयरन सेफ खरीदा, भाई जो लोहे की तिजोरी है, कैबिनेट है, इन सब चीजों को हम लोग एक नाम देते हैं, जिसका नाम होता है ऑफिस इक्विपमेंट। आप लिखने को ये कह सकते हैं आयरन सेफ आपके लिए एक फिक्स एसेट है, आ रही है डेबिट, कैश जा रहा है, क्रेडिट। लेकिन आयरन सेफ की जगह एक पर्टिकुलर ग्रुप का नाम देना है ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास आ रहा है डेबिट, कैश आपके पास है, पेमेंट कैसे की गई है? पेमेंट मेड बाय चेक, बैंक से पैसा जा रहा है तो बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे हमारी फर्स्ट एंट्री बनेगी ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने का ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया गया है? 1 लाख रुपीस का। परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट या परचेज ऑफ आयरन सेफ। हमने एक आयरन सेफ को परचेज किया। इसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन कह रहे हैं कि परचेज ए फाइलिंग कैबिनेट फॉर ऑफिस यूज ₹40,000 एंड पेड 200 एज कार्टेज ऑन इट। देखो, ये कह रहे हैं कि हमने 40,000 रुपीज की एक फाइलिंग कैबिनेट परचेज की। फाइलिंग कैबिनेट जिसमें फाइलों को रखा जाता है। तो ये जो फाइलिंग कैबिनेट होती है, ये भी एक प्रकार का ऑफिस इक्विपमेंट होता है। तो 40,000 की तो ये खरीदी और 200 रुपीज आपने इसकी कार्टेज पे दी। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम किसी फिक्स एसेट्स को खरीदते हैं और उसके ऊपर कोई खर्चा करते हैं, तो फर्स्ट टाइम वो एक्सपेंस भी उस फिक्स एसेट्स की कॉस्ट में ऐड होगा। तो ये 200 रुपीज जो कार्टेज के पे किए गए, इट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। तो वो ऑफिस इक्विपमेंट हमारे लिए टोटल कितने का पड़ेगा? 40,200 का। किस डेट को? 3 मार्च को। ऑफिस इक्विपमेंट हमारे पास आ रहा है डेबिट। अच्छा, इसमें बैंक से पेमेंट नहीं है तो कैश में माना जाएगा। कैश हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट। तो यहां पे आप एंट्री करेंगे ऑफिस इक्विपमेंट
अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का ऑफिस इक्विपमेंट बाय किया गया है? 40,200 का ऑफिस इक्विपमेंट यानी कि फाइलिंग कैबिनेट, यहां पे लिख देंगे फाइलिंग कैबिनेट परचेज्ड एंड कार्टेज पेड ऑन इट। इसके ऊपर कार्टेज यानी कि गाड़ी भाड़ा पे किया। इसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि परचेज ए कंप्यूटर फ्रॉम राधा किशन एंड कंपनी फॉर ₹80,000 ऑन क्रेडिट। देखो बेटा, राधा किशन एंड कंपनी से 80,000 रुपीज का कंप्यूटर परचेज किया गया, वो भी क्रेडिट उधार। तो किस पर इफेक्ट पड़ा? कंप्यूटर राधा किशन एंड कंपनी का। कंप्यूटर हमारे पास आ रहा है डेबिट, राधा किशन एंड कंपनी कंप्यूटर बेच रही है, दे आर द गिवर, गिवर को करते हैं क्रेडिट। एंट्री होनी चाहिए कंप्यूटर टू राधा किशन एंड कंपनी। लेकिन देखो कंप्यूटर हुआ, टाइपराइटर हुआ वैसे तो आप इनको अगर सेपरेटली शो कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इनके लिए भी हम लोग ऑफिस इक्विपमेंट वर्ड यूज करते हैं। इनको भी एक ग्रुप में लेके चलते हैं ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से। कंप्यूटर दिखा दोगे कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन बैटरी आप इसको ऑफिस इक्विपमेंट के नाम से दिखाओ। एंट्री होगी ऑफिस इक्विपमेंट आ रहा है डेबिट, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू कंपनी का नाम क्या है, किससे परचेज किया गया है? राधा किशन एंड कंपनी से। तो टू राधा किशन एंड कंपनी। कितने का कंप्यूटर परचेज किया गया है? 80,000 का परचेज ऑफ कंप्यूटर। यहां पे लिख देंगे परचेज ऑफ कंप्यूटर। भाई आपने कंप्यूटर को परचेज किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹150 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। देखिए कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए हमने एक हॉर्स खरीदा, ठीक है, और उसकी पेमेंट हमने चेक से खरीदी। देखो आप लोग देखोगे कि कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनके अंतर्गत पशु का, एनिमल्स का, बर्ड्स का यूज किया जाता है। तो देखो जैसे हम लोग एनिमल्स यूज करते हैं, चाहे हॉर्स हो, एलिफेंट हो, कैमल हो, ठीक है। जैसे राजस्थान के एरियाज हैं उसमें कैमल्स का यूज किया जाएगा, हिली एरियाज हैं उसमें हॉर्सेस का यूज किया जाता है। तो देखो अगर मान लीजिए आप किसी भी एनिमल का यूज अपने बिजनेस में कर रहे हो, तो एनिमल के लिए एक पर्टिकुलर ग्रुप होते हैं जिसको हम कहते हैं लाइव स्टॉक। क्या वर्ड यूज करते हैं? लाइव स्टॉक। हॉर्स हमारे पास आ रहा है डेबिट, पेमेंट कैसे की जा रही है? अच्छा इससे पहले एक पॉइंट छूट गया, फिफ्थ पॉइंट, परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन। देखो बेटा एक फिफ्थ पॉइंट छूट गया था, परचेज एन इलेक्ट्रिक फैन। भाई हमने अपने बिजनेस के लिए एक इलेक्ट्रिक फैन खरीदा। अब आप देखो फैन, दुकान के अगर साइन बोर्ड हो, उन सब के लिए एक वर्ड होता है फिक्सचर्स एंड फिटिंग्स। क्या वर्ड यूज होता है? फिक्सचर एंड फिटिंग। फैन खरीदा, फैन आ रहा है डेबिट, कैश जा रहा है क्रेडिट। तो फैन के लिए हम लोग वर्ड यूज करेंगे फिक्सचर एंड फिटिंग। तो यहां पे आ जाएगा फिक्सचर, कंप्लीट वर्ड यूज करना, बुक में केवल फिटिंग वर्ड दिया हुआ है। फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिक्सचर एंड फिटिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने का फैन परचेज किया गया है? 20,000 रुपीज का। परचेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, परचेज ऑफ एन फैन। भाई हमने एक फैन खरीदा है, इलेक्ट्रिक फैन परचेज किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज ए हॉर्स फॉर बिजनेस फॉर ₹150 एंड पेमेंट मेड बाय चेक। भाई बिजनेस के लिए हमने एक हॉर्स खरीदा है जिसकी पेमेंट हम चेक से कर रहे हैं। तो अभी मैंने बताया कि जिन बिजनेसेस में हम लोग एनिमल्स का यूज करते हैं, तो एनिमल्स के लिए हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं लाइव स्टॉक। क्या वर्ड यूज करेंगे? लाइव स्टॉक। देखो हॉर्स हमारे पास आ रहे हैं डेबिट, पेमेंट चेक से कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, बैंक इज ए गिवर, बैंक को क्या करेंगे? क्रेडिट। तो 6 मार्च को हॉर्स के लिए क्या वर्ड यूज करोगे? लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक
अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितने का हॉर्स परचेज किया गया? 1,50,000 का परचेज ऑफ ए हॉर्स। यहां लिख देंगे परचेज ऑफ ए हॉर्स। भाई हमने हॉर्स परचेज किया। क्लियर बेटा? इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो बेटा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं 7th ऑफ मार्च को परचेज पोस्ट कार्ड of rupees 250, envelope of rupees 500 and stamp for rupees 1000। देखो जैसे कुछ बिजनेस में पोस्ट कार्ड का स्टैम्प का यूज तो लगभग सब में होता है। तो देखो ये कह रहे हैं कि बिजनेस के लिए हमने पोस्ट कार्ड खरीदे। पोस्ट कार्ड समझते हो? आप में से हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं देखा हो। पहले क्या होता था, नॉर्मली एक येलो कलर का या फिर एक और इसका ब्लू कलर का एक छोटा सा पेपर होता था, गत्ता होता था, जिसके ऊपर कोई भी मैसेज लिखकर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे सेंड किए जाते थे, जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू अवेलेबल होते थे। उनको पोस्ट कार्ड कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि हमने 250 के पोस्ट कार्ड खरीदे, 500 के एनवलप परचेज किए और 1000 रुपीज की स्टैम्प परचेज की। तो देखो ये पोस्ट कार्ड, एनवलप, स्टैम्प ये सारे हमें पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट से मिलते हैं। तो इन सबको एक ही नाम से दिखाया जाता है, पोस्टेज एंड स्टैम्प। एक ग्रुप होता है जिसका नाम होता है पोस्टेज एंड स्टैम्प। तो देखो ये सारे के सारे एक्सपेंसेस हैं, इनको तो आप करोगे डेबिट। किस नाम से? पोस्टेज एंड स्टैम्प के नाम से। कैश हमारे पास से जा रहा है, कैश को करोगे क्रेडिट। तो यहां पे हमारी एंट्री बनेगी पोस्टेज। इनको अलग अलग दिखाने की जरूरत नहीं है, खर्चा है। पोस्टेज एंड स्टैम्प अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पे लिखेंगे परचेज ऑफ पोस्ट कार्ड, एनवलप एंड स्टैम्प। परचेज ऑफ पोस्ट कार्ड, एनवलप एंड स्टैम्प। तो ये सारे हमने मिलकर कितने के परचेज किए हैं? तो देखो इन सबकी टोटल जो कॉस्ट है वो 1750 है, 1750। ये सारे मिलाकर कितने के परचेज किए जा रहे हैं? 1750 के। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कह रहा है कि परचेज ऑफिस स्टेशनरी फॉर ₹4000। देखो बेटा ये कह रहे हैं ऑफिस के लिए हमने 4000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की। ठीक से देखो बेटा ये कह रहे हैं कि ऑफिस के लिए हमने 4000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की। अब आप देखो ऑफिसेज में हम लोग वर्क करते हैं, पेन, पेंसिल, पेपर, इन सब का यूज करने को मिलता है। तो देखो ऑफिसेज में यूज करने के पर्पज से ये सारी चीजें खरीदी जाती है, जिनको हम एक नाम देते हैं स्टेशनरी। तो देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑफिस के लिए हमने 4000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की है। अब आप लोग स्टेशनरी को खरीद रहे हो, स्टेशनरी आपके लिए खर्चा है जिसको करोगे डेबिट। कैश आपके पास से जा रहा है, कैश को क्या करोगे? क्रेडिट। तो 8th ऑफ मार्च को आपकी एंट्री होगी स्टेशनरी एक्सपेंस। इन सबको स्टेशनरी वर्ड लिख दो या स्टेशनरी एक्सपेंस लिख दो। स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने की स्टेशनरी परचेज की गई है? 4000 की। परचेज ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी को परचेज किया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये कह रहे हैं गिव एज चैरिटी कैश ₹2000 एंड गुड्स वर्थ ₹4000। देखो बेटा ये कह रहा है कि चैरिटी के रूप में 2000 रुपीज का कैश और 4000 रुपीज की गुड्स डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी एज ए चैरिटी। देखो बेटा जैसे कुछ बिजनेसमैन होते हैं वो चैरिटी करना पसंद करते हैं, दान करना पसंद करते हैं। तो मान लो हमारे बिजनेस में 2000 रुपीज का कैश और 4000 रुपीज की गुड्स एज ए चैरिटी डिस्ट्रीब्यूट की गई है, लोगों की हेल्प करने के पर्पज से डिस्ट्रीब्यूट की गई है।
तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम गुड्स का और कैश की चैरिटी करते हैं तो पहली बात तो चैरिटी हमारे लिए एक प्रकार का एक्सपेंस होता है जिसको हम क्या करते हैं, डेबिट। किस पर इफेक्ट पड़ रहा है, कैश और गुड्स पर। कैश और गुड्स हमारे पास से जा रही है जिनको क्या करेंगे, क्रेडिट। चैरिटी खर्चा है, डेबिट। कैश जा रहा है, क्रेडिट। गुड्स जा रही है। अब गुड्स के केस में मैंने बताया था कि अगर सेल के अलावा ड्यू टू एनी अदर रीजन अगर हमारे बिजनेस से गुड्स बाहर जाती है तो हम लोग परचेज को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी, डेट क्या है यहाँ पे 15 मार्च को। चैरिटी हमारे लिए एक्सपेंस है, डेबिट। कैश और गुड्स जा रही है, चैरिटी अकाउंट डेबिट। 2000 रुपीज का हमने दिया है कैश, तो टू कैश अकाउंट। और 4000 रुपीज की हमने दी है गुड्स, तो गुड्स जब जाती है तो परचेज को क्रेडिट करते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू परचेज। टोटल चैरिटी है 6000 की। कैश हमने कितना दिया है 2000 और गुड्स कितने की दी है 4000। गुड्स एंड कैश गिवन एज ए चैरिटी। भाई चैरिटी के रूप में आपने गुड्स और कैश को डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ये कह रहे हैं 20 मार्च को द हॉर्स बोट on 6th March died and its carcasses were sold for ₹10,000। देखो बेटा यहाँ पे 20 मार्च को एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, ध्यान से समझो। ये कह रहे हैं कि जो 6 मार्च को आपने हॉर्स परचेज किया था, कितने का परचेज किया था 150 का। 20 मार्च को ये हॉर्स मर गया, ठीक है। और इसकी जो डेड बॉडी है, जो इसके अवशेष थे, वो हमने 10,000 रुपीज में भी सेल आउट कर दिए। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेड बॉडी को भी सेल आउट किया जा सकता है। तो ये कहते हैं कि उनके जो अवशेष थे उनको हमने 10,000 रुपीज में सेल आउट कर दिया। अगर सिंपली ये कहता कि भाई हॉर्स हमारा मर गया तो एक तरीके से 150 का लॉस हो जाता। लेकिन फिलहाल अगर ये भी कहता कि हॉर्स को हमने बेच दिया तो पैसा आ रहा है, हॉर्स जा रहा है, सीधी सीधी एंट्री हो जाती है। लेकिन अब देखो हॉर्स तो हमारे पास कितने का था 150 का, और जब उसको बेचा गया उसकी अवशेषिस को, तो वो कितने में सेल आउट हो रहे हैं 10,000। 150 की जगह आपको 10,000 मिल रहे हैं, इसका मतलब 1,40,000 का आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 140 का क्या है, लॉस। एंड दिस इज ए अबनॉर्मल लॉस। भाई आप लोग अपने बिजनेस में हॉर्स खरीदते हो, कैमल्स यूज करते हो, एलिफेंट्स यूज करते हो, आप तो ये समझ के चलते हो लॉन्ग टर्म तक यूज होंगे। लेकिन अगर किसी वजह से अचानक से उनकी डेथ हो जाए तो वो आपके लिए एक प्रकार का अनएक्सपेक्टेड या अबनॉर्मल लॉस माना जाता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस कंसीडर किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हॉर्स की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उसके जो कैरकेसेस थे यानी कि अवशेष थे उनको 10,000 में बेचा गया। तो देखो 10,000 रुपीज तो आपको मिल रहे हैं, कैश को तो क्या कर दोगे, क्रेडिट। लेकिन हॉर्स हमारे पास से कितने का जा रहा है, पूरा हॉर्स चला गया। हमने अपनी बुक्स में हॉर्स को कितने से डेबिट कर रखा है, 150 का हॉर्स है। अब वो चला गया, वो मर गया, तो हमारे लिए कितने का हो जाएगा, 150 का। अब डेबिट हो रहा है 10,000, 150 से होगा क्रेडिट, बाकी का जो 140,000 है दैट इज ए अबनॉर्मल लॉस। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखो जैसे हम गुड सेल आउट करते हैं उस पे प्रॉफिट होता है, लेकिन वो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट होता है, ऑर्डिनरी प्रॉफिट होता है, उसको इमीडिएटली शो नहीं किया जाता। लेकिन अगर बिजनेस में कोई अबनॉर्मल लॉस होता है दैट इज इमीडिएटली शोवन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज इमीडिएटली चार्ज फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपकी एंट्री क्या हो रही है, देखो कैश आपके पास आ रहा है 10,000, कैश को क्या करोगे, डेबिट। 1,40,000 रुपीज का आपको अबनॉर्मल लॉस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट। हॉर्स आपके पास से जा रहा है लाइफ स्टॉक, हॉर्स को आपने क्या माना था, लाइफ स्टॉक, उसको करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे आपकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू लाइफ स्टॉक।
कैश कितना मिल रहा है 10,000। 1,40,000 का जो लॉस है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाना पड़ेगा 140, और लाइफ स्टॉक कितने का हो गया 150 का। तो यहां पे लिखेंगे हॉर्स डाइड एंड इट्स कैरकेसिस सोल्ड इन कैश फॉर रुपीज 10,000, फॉर रुपीज 10,000। क्लियर बेटा? ठीक। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपको दिया गया है, देखो बेटा नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कह रहे हैं सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर रुपीज 1 लाख एंड पेड द मनी इनटू बिजनेस। देखो बेटा ये कह रहे हैं कि हाउस होल्ड फर्नीचर, हाउस होल्ड फर्नीचर का मतलब होता है घर का फर्नीचर। देखो ये कह रहे हैं कि घर का फर्नीचर 1 लाख रुपए में सेल आउट किया गया एंड ब्रॉट दिस मनी इनटू द बिजनेस, और इस पैसे को बिजनेस में लाया गया। पहले तो आप इस पॉइंट को यहां तक ही क्लियर कीजिए कि सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर, भाई घर का फर्नीचर हमने 1 लाख रुपए में सेल आउट किया। घर किसका? ओनर का। ओनर ने अपना पर्सनल फर्नीचर 1 लाख रुपए में बेचा। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, बिजनेस एंड ओनर आर टू डिफरेंट यूनिट्स, दो अलग अलग चीजें, दोनों का एग्जिस्टेंस बिल्कुल सेपरेट होता है। We record any transaction in our books of account from the point of view of business, not by the point of view of owner. ओनर अपने घर पे क्या करता है? फर्नीचर बेचे, घर को बेचे, कुछ भी खाए, कुछ भी पिए, उसकी रिकॉर्डिंग बिजनेस नहीं करेगा। बिजनेस तो तब रिकॉर्ड करेगा when any amount is brought into the business by owner or any amount is taken from the business by the owner. तो देखो ओनर ने 1 लाख रुपए में फर्नीचर बेचा, ये उसका पर्सनल वर्क है, वो फर्नीचर बेचे, घर बेचे, कुछ भी बेचे, हम उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। वैसे तो एंट्री होती है कैश टू फर्नीचर, लेकिन वो फर्नीचर उसका है, हमारा नहीं है, ठीक है, बिजनेस का नहीं है, ओनर का है। वो अपने घर पे कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ये पैसा बिजनेस में लाया गया। अब हमारे लिए मैटर करेगा, ओनर पैसा कहीं से भी लाओ, अगर वो बिजनेस में पैसा लगाता है तो दैट विल बी वर्क एज ए कैपिटल ऑफ ओनर, उसको हम ओनर की कैपिटल कहेंगे। ओनर ने बिजनेस में 1 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, कैश आ रहा है, कैश को क्या करोगे डेबिट, कैपिटल को क्या करेंगे क्रेडिट। हम लोग इसको ओनर की कैपिटल मानेंगे। तो हमारे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कैश आ रहा है, कैश को करोगे डेबिट, ओनर पैसा लगा रहे हैं तो कैपिटल को करेंगे क्रेडिट। 25 ऑफ मार्च को क्या एंट्री होगी हमारी? 25 ऑफ मार्च, कैश आ रहा है डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपीज। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर फ्रॉम सेल ऑफ हिज फर्नीचर, अमाउंट इन्वेस्टेड, सीधा इतना लिख दो, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर। भाई बिजनेस ओनर के द्वारा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट की गई, पैसा इन्वेस्ट किया गया। उसके बाद अगला पॉइंट कह रहे हैं कि पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक रुपीज 1,20,000 फॉर रेंट। देखिए कह रहे हैं पेड टू लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड बोलते हैं मकान मालिक को, ओनर को। तो ये कह रहे हैं कि पेड टू लैंडलॉर्ड बाय चेक रुपीज 1,20,000। भाई ओनर को, मकान का जो मालिक है, उसको 1,20,000 रुपीज की चेक से पेमेंट की गई फॉर रेंट, रेंट की अगेंस्ट। 1/3 ऑफ बिल्डिंग ऑक्यूपाइड बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज। और ये कहते हैं कि ये जो बिल्डिंग है, भाई जिस बिल्डिंग में हम बिजनेस कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट हमने 1,20,000 लैंडलॉर्ड को चेक दिया, कोई बात नहीं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इस बिल्डिंग का 1/3 पोर्शन ओनर यूज करते हैं अपने रेजिडेंशियल पर्पस से। भाई हमने जो बिल्डिंग किराए पे ली हुई है उसमें से 1/3 पोर्शन ओनर के पास है अपने रहने के लिए। तो सीधी सी बात है, अगर ओनर बिल्डिंग का 1/3 पोर्शन अपने खुद के लिए यूज करता है तो उस बिल्डिंग का 1/3 रेंट भी किसको पे करना चाहिए? ओनर को पे करना चाहिए।
टोटल रेंट है 120 का, जिसका 1/3 बनेगा 40,000। भाई 120 का 1/3 कितना बनेगा? 40,000 रुपीज। तो इसका मतलब 120 में से 40,000 रुपीज का रेंट तो ओनर को पे करना चाहिए, और बाकी जो बच गया 80,000, दैट रेंट विल बी पेड बाय द बिजनेस। वो रेंट कौन पे करेगा? बिजनेस पे करेगा। ठीक है, अब आप इसके दो पॉइंट बनाओ। 80,000 रुपीज का रेंट बिजनेस का है, जिसकी पेमेंट आपने लैंडलॉर्ड को की चेक के थ्रू। तो देखो, इसमें आपको मकान मालिक से कोई मतलब नहीं, आप मकान का रेंट पे कर रहे हो, तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा? रेंट। और चेक से पेमेंट कर रहे हो तो बैंक पर। रेंट आपके बिजनेस के लिए खर्चा है, जिसको करोगे डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, बैंक को करोगे क्रेडिट। तो 80,000 के लिए तो आपकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा, बाकी बात करें इस 40,000 रुपीज के रेंट की, है तो ये भी रेंट, लेकिन ये ओनर का खर्चा है। लेकिन पे किसने किया है? भाई पेमेंट तो हमने की है चेक से, यानी कि ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से 40,000 रुपीज हमने चेक से पे किया है। अब मैं आपको बार बार बता चुका हूं, ओनर पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया किसी भी एक्सपेंस की पेमेंट हमारे बिजनेस के लिए ड्रॉइंग्स कहलाएगी। हम ये मानेंगे दैट अमाउंट हैव बीन विथड्रॉन बाय द ओनर। तो उसके लिए अब वो पैसा एक तरीके से कहां से निकाला जा रहा है? चेक से, बैंक के थ्रू। तो उसके लिए एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। भाई 80,000 रुपीज बिजनेस का रेंट है, बिजनेस को पे करना है। तो ये जो 80,000 रुपीज का रेंट आप पे कर रहे हैं, इसके लिए तो आप एंट्री करेंगे रेंट आपके लिए खर्चा है, जिसको करोगे डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और 40,000 रुपीज ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया एक्सपेंस है, जिसको ड्रॉइंग्स के नाम से दिखाएंगे। उसकी एंट्री होगी ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। दोनों एंट्री को अगर हम मर्ज करते हैं तो ड्रॉइंग और रेंट ये दोनों तो हो जाएंगे डेबिट। पैसा बैंक के थ्रू जा रहा है, बैंक इज ए गिवर, बैंक को करेंगे क्रेडिट। तो यहां पे 31 ऑफ मार्च को आपकी एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। रेंट कितने का है? 80,000, ड्रॉइंग है 40,000 और टोटल पेमेंट बैंक के थ्रू है 120। रेंट पेड in which 1/3 belongs to owner। रेंट पेड इन विच 1/3 बिलोंग्स टू ऑनर, यानी कि हमने रेंट की पेमेंट की जिसका 1/3 ऑनर से बिलोंग करता है। क्लियर बेटा? तो देखो ये हमारे पास इलस्ट्रेशन 23 था। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इलस्ट्रेशन नंबर 24, आप लोग करके देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता तो मैं इसको करवाऊंगा। ठीक है, आज आप लोग इसी क्वेश्चन इससे रिलेटेड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करके देखिए, कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।